नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ये राजस्थान कला और संस्कृति का एक नया टॉपिक राजस्थानी साहित्य की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उनसे संबंधित हैं। और इस टॉपिक से निश्चित तौर पर आने वाले एग्जामों में सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या सेकंड ग्रेड, जेल फ्रेरी जो भी हैं, उन सब में इस सिलेबस से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अंत तक इस वीडियो में बने रहना है ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको देखने का मिल सके उस एग्ज़ाम हॉल में। चलिए फिर शुरू करते हैं ये टॉपिक। दोस्तों, राजस्थान की जो विभिन्न शैलियाँ हैं साहित्य की, उनमें एक शैली है वो है ख्यात। ख्यात, अब ख्यात ये संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है। संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास की घटनाओं का वर्णन। इतिहास में जो भी घटनाएं होती है उनका वर्णन करने के लिए ख्यात लिखी जाती थी। और ये होती क्या थी? ये थी किसी राजवंश की उपलब्धियों और वंशावली का वर्णन उस ख्यात में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार सवाल आ रहे हैं कि ख्यात क्या है। ख्यात क्या है? किसी भी राजवंश की जो उपलब्धियां होती है, जैसे चौहान राजवंश है, राठौड़ राजवंश है, तो इनकी उपलब्धि और उनकी वंशावली, कौन कौन राजा हुए, किस राजा ने कौन से काम किए, तो ये सब ख्यात में आपको देखने को मिलेगा। ख्यात है वो राजस्थान में अकबर के समय यानी 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ख्यात लिखना शुरू हुआ था। ये अकबर के समय, ये याद रखना आपको। अब प्रमुख जो राजस्थान में थी ख्यातें कौन सी थी, ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। मुहुणोत नैणसिरी ख्यात। मुहुणोत नैणसिरी ख्यात, इसको मुहुणोत नैणसी ने लिखा था। ये जोधपुर के रहने वाले थे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। ये राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। ये भी ध्यान रखना आपको। जसवंत सिंह के दीवान थे जोधपुर में। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है वो मुहुणोत नैणसिरी ख्यात है, और जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। और ये जोधपुर के वंशावली और जो वहाँ के शासक हैं उनकी इस ख्यात में वर्णन देखने को मिलता है। तो मुहुणोत नैणसिरी ख्यात, मुहुणोत नैणसी जोधपुर निवासी थे, इन्होंने लिखी। दूसरी ख्यात है ये बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसके लेखक थे, वो थे रचयिता थे, लिखने वाले थे बांकीदास। बांकीदास है वो जोधपुर के थे, महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। ये भी ध्यान रखना आपने। बांकीदास है ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। और इसमें जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि का भी उल्लेख बताया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस ख्यात में है वो जयपुर जोधपुर की स्थापना संबंधी सूचना में या जानकारी प्राप्त होती है, वो है बांकीदासरी ख्यात। नेक्स्ट है दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। दयालदासरी ख्यात या बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, क्योंकि सवाल ऐसे आ सकता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है या किसने लिखी थी। ये थे दयालदास सिडावच या सिदायत भी आ सकता है। दयालदास सिडावच ने लिखी, जो बीकानेर महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उनके दरबारी कवि थे। और ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी, ये भी ध्यान रखना। प्रथम ख्यात मुहुणोत नैणसिरी ख्यात, और अंतिम ख्यात दयालदासरी ख्यात या बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, ये अंतिम थी। और दयालदास की एक और रचना है ख्यात देश दर्पण, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगली है मुंडियार की ख्यात, मुंडियारी ख्यात। तो इसमें मारवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है। ये भी ध्यान रखना है, सवाल ऐसे बन सकता है कि मुंडियारी ख्यात में कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है? मारवाड़ जोधपुर के शासकों का इसमें वर्णन मिलता है। उदयभान चंपावतरी ख्यात, उदयभान चंपावतरी ख्यात,
ये मारवाड़ के राठौड़ शासकों का क्रमबद्ध इतिहास और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। दोस्तों, जो मूणोत नैन सिंह ने लिखी थी उसमें शासकों का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध नहीं है, तो उसकी जो कमियां थी, उसमें जो कुछ क्रमबद्धता छूट गई थी, उसकी पूर्ति उदयभान चंपावतरी ख्यात में यहाँ देखने को मिलती है। इसमें भी राठौड़, जोधपुर के राठौड़ थे, उनकी जो प्रसिद्ध उपलब्धियां थी, उनके जो वंशावली थी, इसका वर्णन उदयभान चंपावतरी ख्यात में मिलती है। तो ख्यात है वो प्रसिद्धि से संबंधित है, किसी भी राजा शासक उसकी उपलब्धियों का वर्णन ख्यात में किया जाता है। अगला है वो है प्रकाश। प्रकाश का वैसे अगर नाम से पता चले कि प्रकाश या रोशनी, तो किसी वंश व्यक्ति विशेष की उपलब्धि और घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है, उस साहित्य को प्रकाश कहते हैं। जिस साहित्य में किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को या घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, प्रकाश का मतलब उसका वर्णन किया गया है स्पेशल, उसको प्रकाश कहते हैं। जैसे राज प्रकाश किशोरदास द्वारा लिखी गई है, सूरज प्रकाश ये कर्णिदान द्वारा लिखी गई है, तो ये जोधपुर के राठौड़ वंश का इसमें वर्णन है सूरज प्रकाश में। पाबू प्रकाश ये आसिया मोड़जी द्वारा लिखी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पाबूजी महाराज की जो वीरता कौशल है, उनका जो वंशावली है, उसके बारे में इसमें उल्लेख है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। राज प्रकाश किशोरदास द्वारा लिखी गई, सूरज प्रकाश कर्णिदान द्वारा, और पाबू प्रकाश है वो आसिया मोड़जी द्वारा। अगली जो साहित्यिक शैली है वो मर्सिया। मर्सिया अगर नाम से पता चलता है, मरना इस प्रकार से संबंधित है, तो मर्सिया से तात्पर्य होता है शोक काव्य, ऐसा काव्य जिसमें शोक व्यक्त किया गया हो। किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर जो मृत्यु के ऊपर जो शोक व्यक्त किया जाता है, उससे संबंधित ये काव्य होता है मर्सिया। अब इसका अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने और उसके अन्य महान कार्यों का वर्णन के लिए मर्सिया काव्यों की रचना की जाती है। तो सवाल ऐसा आ सकता है, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए जो काव्य साहित्यिक शैली है रचने की, वो क्या कहलाती है? मर्सिया कहलाती है। अब दो मर्सी है वो इम्पोर्टेंट है। राणे जगपत राम मर्सिया इम्पोर्टेंट है, ये राणे जगपत राम मर्सिया, राणे जगपत। अब ये किससे संबंधित है? ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर रचना की गई थी। तो ये ऐसे आ सकता है कि राणे जगपत राम मर्सिया किसकी मृत्यु के पर शोक प्रकट करने के लिए रचना की गई? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, ये ध्यान रखना आपको। और एक ये भी इफेक्ट आपको याद रखना है, कला राय मलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्सिये जीते जी लिखवा लिए थे। कला राय मलोत ने अपने जो पृथ्वीराज राठौड़ कवि थे, इनसे ये मर्सिये जीते जी लिखवा लिए। वैसे मरने के बाद ही लिखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने जीते जी लिखवा लिए। तो ये भी एक अजीबोगरीब फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विगत। विगत होती है जो बीती हुई जो बातें होती हैं उनसे संबंधित होती है, जो बीत गया उसको विगत बोलते हैं। तो इतिहास की वे पुस्तक जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी देती है, उसे विगत कहते हैं। क्योंकि बाकी जो भी है उसमें सब जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन विगत में प्रशासनिक भी मिलती है। किसी भी राजा का प्रशासन, वहाँ के वंश का प्रशासन कैसा था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इन तीनों चारों चीज़ों की, धार्मिक भी आ जाती है इसमें, आर्थिक धार्मिक भी आ जाती है, इन सब की जानकारी विगत में प्राप्त होती है, विगत में देखने को मिलती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो राजस्थानी साहित्य में विगत प्रसिद्ध है वो है मारवाड़ परगनारी विगत। ये किसने लिखी थी? ये मूणोत नैन सिंह ने लिखी थी, जिसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। गजेटियर कोई आदेश की जो जिसमें छपता है उसे गजेटियर बोलते हैं। तो ये मारवाड़ का गजेटियर किस विगत को कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत। और इसके लेखक कौन है? मूणोत नैन सिंह। इस पुस्तक में जनगणना, भूमि,
फसलों, सिंचाई आदि की जानकारी मिलती है। यानी वहाँ के तमाम प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सब व्यवस्था की जानकारी विगत में प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, मारवाड़ रे परगनारी विगत ये किसने लिखी थी? मुणोत नैन्सी ने लिखी थी। मुणोत नैन्सी ने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी। नेक्स्ट है रासो। रासो ये एक वीरता काव्य है, वीरों का काव्य कह सकते हैं, या वीरता का जो वर्णन होता है उससे संबंधित ये काव्य है रासो। तो रासो में राजा की महानता, वीरता और युद्ध का वर्णन होता है। इसकी जो शब्दावली होती है वो उत्तेजक भरने वाली शब्दावली यूज में ली जाती है। यानी उत्तेजना या युद्धों में जो भारी भरकम वर्ड है वो यूज में लिए जाते हैं। तो राजा की महानता और वीरता और युद्ध का वर्णन जिस काव्य में होता है वो है रासो। अब राजस्थानी रासो में कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बिशलदेव रासो ये नरपति नाले द्वारा लिखा गया। सगत रासो ये गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया, जो महाराणा राज सिंह के दरबारी थे, और इन्होंने जो शक्ति सिंह का वर्णन किया था इसमें, सगत शक्ति, तो नाम से ये सगत है, लेकिन ऐसे नाम से भी पता चलता है शक्ति सिंह का वर्णन। शक्ति सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के भाई थे। इनका इसमें वर्णन है सगत सिंह रासो। इसको ऐसे भी आ सकता है सगत सिंह रासो या शक्ति सिंह, इनका वर्णन इसमें किया गया है। खुमान रासो ये दलपत विजय द्वारा लिखी गई। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक का इसमें इतिहास है। दलपत विजय, खुमान रासो, दलपत विजय। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि निम्न जो काव्य कृति है उनका मिलान कीजिए, तो ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, विशलदेव नरपति नाले, सगत रासो गिरधर आसिया, खुमान रासो दलपत विजय, और विजयपाल रासो ये नल सिंह ने लिखा था। करौली के शासक विजयपाल का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है मानचरित्र रासो, कवि नरोत्तम ने लिखा था। मिर्जा राजा मान सिंह का समय लिखा था, इसलिए इसको मानचरित्र रासो भी कहते हैं। राणा रासो ये दयालदास द्वारा लिखी गई। रतन रासो ये कुंभकर्ण द्वारा लिखी गई, कुंभकर्ण कवि थे। कायम खां रासो ये भी ध्यान रखना आपको, कायम खां रासो नियामत खां जान यानी कवि जान द्वारा लिखी गई, और इसमें क्याम खानी वंश का इतिहास है। ये भी एक राजस्थान में जाती है क्याम खानी, तो उनका उस वंश का इतिहास है वो किस में मिलता है? कायम खां रासो में, और जिसके लेखक है कवि जान या नियामत खां जान। प्रताप रासो इसके रचयिता है जाचिक जीवन, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जाचिक जीवन। और इसमें अलवर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, इसमें अलवर की स्थापना जो प्रताप रासो है उसमें किस राज्य की स्थापना का उल्लेख है, किस रियासत का है, उसमें अलवर राज्य की स्थापना और उसके शासक प्रताप सिंह की जानकारी मिलती है प्रताप रासो में। ये महाराणा प्रताप से संबंधित नहीं है, ये अलवर के शासक थे प्रताप सिंह, उनके बारे में है। और हमीर रासो ये कवि जोधराज, एक हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखी थी, तो ये ध्यान रखना है, कवि जोधराज द्वारा हमीर रासो। तो इनको मिलान के रूप में आ सकता है ये सवाल। नेक्स्ट है वात। वात शाब्दिक अर्थ होता है वात का, बात या कहानी कहने की विशेष विधा। कोई भी कहानी के वहाँ बिग माइन पिन बात भी के वहाँ, कोई भी कहानी कहने की जो कला होती है उसको हम वात कहते हैं। और प्रमुख वात साहित्य कौन कौन से हैं? वीरमदेव, सोनगरारी वात ये पद्मनाभ ने लिखा था। ढोला मारूरी वात ये खुशाल चंद्र ने लिखा था। गोरा बादल वात ये जाटमल ने लिखा। जेठमल भी आ सकता है नाम, जाटमल भी आवा और जेठमल, ये दोनों नाम मिलते हैं। गोरा बादल, जेठमल, ढोला मारू, खुशाल चंद्र और वीरमदेव सोनगरारी वात ये पद्मनाभ। अब लक्ष्मी कुमारी चुनावत ये राजस्थानी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री लेखिका है। इन्होंने क्या कहती हैं कि फौज में नगाड़ा और बात में हुंकारा। हुंकारा जब कोई भी बात कहते हैं तो हूँ जो हुंकारा भरा जाता है, उससे बात कहने का और कहने वाले और सुनने वालों में एक अलग तरीके का इंटरेस्ट और उत्तेजक जो भाव होता है वो देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से ये वात, जो बात कहने की एक विशेष विधि होती है उसको वात कहते हैं। नेक्स्ट है दवावेत। ये गद्यात्मक रचना होती है। दवावेत एक गद्यात्मक रचना होती है, लेख टाइप लिखी जाती हैं, और ये वचनिका का ही रूप है। ये एक वचनिका का ही रूप होता है और इसमें उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग अधिक होता है, इस वजह से इसको दवावेत कहते हैं। और वचनिका है उसमें राजस्थानी भाषा का जो प्रयोग होता है, इसलिए उसको वचनिका कहते हैं। और इसमें उर्दू फारसी शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए दवावेत कहते हैं। और इसमें होता क्या है, ये किसी शासक या नायक का संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन इसमें तुकबंदी के सत्य के साथ किया जाता है। तुकबंदी के साथ किया जाता है, यानी गद्यात्मक है लेकिन उसमें तुकबंदी होती है। जैसे दो दवावेत है वो प्रसिद्ध हैं, अखमाल देवडारी दवावेत और राजा जय सिंगरी दवावेत। नेक्स्ट है प्रशस्ति। किसी मंदिर या दुर्ग या स्तंभ पर शासकों की जो उपलब्धियों का वर्णन होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। किसी भी मंदिर या कोई पत्थर स्तंभ है उसके ऊपर, या कोई दुर्ग द्वार है, किसी किले की दीवार है उसके ऊपर, किले के अंदर कोई पत्थर है उसके ऊपर, कुछ अपने शासक है वो अपने वर्ण जो उपलब्धियां हैं वो उन पत्थरों पर लिखवाते थे, उनको प्रशस्ति कहा जाता है। और इससे प्रशस्ति में जानकारी किसकी मिलती है, उस समय की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी इन स्थितियों में मिलती है। प्रमुख प्रशस्तियाँ कौन सी है राजस्थान की? रणकपुर प्रशस्ति है, ये पाली मंदिर, जो पाली का रणकपुर जैन मंदिर है उसके पास है। देपाक कवि उनके द्वारा रचित है और इसमें क्या है, मेवाड़ शासक रावल से कुंभा तक का वर्णन इसमें देखने को मिलता है रणकपुर प्रशस्ति में। दूसरी है राज प्रशस्ति। ये राजसमंद में जो राजसमंद झील है उसके किनारे ये प्रशस्ति स्थित है और इसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे और यहाँ पर 25 प्रशस्तियाँ मिली थी और ये राजस्थान क्या विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, तो ये भी ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। कहाँ मिली थी? राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे। तीसरी है राज सिंह प्रशस्ति। ये बीकानेर में जेता द्वारा रचित है और जिसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। इसमें बीकानेर की जो तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक है जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आपके राजस्थानी साहित्य की विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ थी उनसे संबंधित टॉपिक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। आने वाले एग्जामों में आशा करता हूँ इससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।